नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, सहायक अध्यापक राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्री रामपुर। आज हम एकांकी के तत्वों पर विचार विमर्श करेंगे। 2020-21 से द्वितीय वर्ष कला के पुनर्रचित पाठ्यक्रम के अंतर्गत DSE यह विषय विशेष स्तर का विषय के रूप में दिया गया है। अब इस विषय के अंतर्गत DSE 1 और DSE 2 ये विषय है। इसमें प्रथम सत्र के अंतर्गत DSE 1A और द्वितीय सत्र में DSE 1B और इस DSE 1B के अंतर्गत साहित्य के विभिन्न भेदों का अध्ययन हमें करना है। इसी के अंतर्गत आज हम दृश्य साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार एकांकी, इस एकांकी के तत्वों पर विचार विमर्श करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, इंद्रिय बोध के आधार पर साहित्य के दो भेद किए जाते हैं, एक श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। जो काव्य पढ़ा जा सकता है या जो काव्य सुना जा सकता है उसे श्रव्य काव्य कहा जाता है, तथा जो काव्य आंखों से देखा जा सकता है उसे दृश्य काव्य कहते हैं। अब नाटक, एकांकी ये ऐसे कुछ साहित्य प्रकार है कि जिनकी प्रस्तुति अभिनय के माध्यम से रंगमंच पर की जाती है, जिसके कारण इन साहित्य प्रकारों का समावेश दृश्य काव्य के अंतर्गत होता है। तो दूसरी ओर बाकी जो उपन्यास, कहानी या अन्य काव्य ये सारे साहित्य प्रकार है, इन्हें हम पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, अतः इनका समावेश श्रव्य काव्य में होता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि नाटक, एकांकी ये दो अत्यंत महत्वपूर्ण दृश्य काव्य की विधाएं हैं। इसमें से आधुनिक युग में मूलतः प्रचलित और पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय विधा एकांकी है। मूलतः एकांकी का जन्म 15वीं-16वीं शताब्दी में पाश्चात्य देशों में माना जाता है। यद्यपि एकांकी का संबंध प्राचीन भारतीय भान, विथि, प्रहसन या नाट्य रासक जैसे नाट्य प्रकारों से या उपरूपकों से भी जोड़ा जाता है, लेकिन आज की एकांकी इनसे अलग है। इसी कारण एकांकी का विकास मूलतः आधुनिक युग में ही माना जाता है और विशेषतः पहले विश्व युद्ध के बाद एकांकी साहित्य का अधिक मात्रा में विकास पाश्चात्य देशों में तथा चौथे दशक में भारत में माना जाता है। अब एकांकी एक अत्यंत छोटा साहित्य प्रकार है। सामान्यतः ये 1 अंक का साहित्य है, अर्थात इसमें नाटक की तरह 3 या 5 अंक नहीं होते, या नाटक की तरह बड़ी कथा नहीं होती, अनेक पात्र नहीं हो सकते, बल्कि सभी दृष्टिकोणों से एकांकी का स्वरूप सीमित रहेगा। लेकिन एक बात है कि प्रभाव की दृष्टि से ये सीमितता नहीं रहेगी। जितना प्रभाव नाटक का होगा उतना ही प्रभाव या उससे अधिक प्रभाव भी एकांकी का हो सकता है। मतलब किसी नाटक का छोटा भाग, किसी नाटक का 1 अंक एकांकी नहीं है, बल्कि एकांकी स्वतंत्र साहित्य प्रकार है। एकांकी का अपना स्वतंत्र रचना विधान है, वह अलग पद्धति से लिखा जा सकता है। यही कारण है कि आज के साहित्य में एकांकी को अत्यंत लोकप्रिय माना गया है, क्योंकि कम समय में ये प्रदर्शित हो सकता है और कम से कम समय में हमें किसी विषय की प्रामाणिक जानकारी या मनोरंजन भी मिल सकता है।
अब इस एकांकी के तत्वों के संबंध में अगर हम विचार करें तो आज अनेक भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों द्वारा एकांकी के तत्वों पर विचार किया जा चुका है, किंतु अलग अलग विद्वानों ने एकांकी के अलग अलग तत्व या अलग अलग लक्षण बताए हैं। अब इन सभी तत्वों को देखना संभव नहीं है। इस परिस्थिति में इन सभी तत्वों में से जो प्रमुख तत्व है, इन प्रमुख तत्वों पर हम विचार करेंगे। एकांकी का सबसे पहला तत्व माना जाता है कथावस्तु। अब कोई भी कथनपरक साहित्य में कथावस्तु का स्थान निसंदेह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कथनपरक साहित्य और कथेतर साहित्य के ये दो भेद ही वास्तव में कथा के कारण ही हुए हैं। अर्थात जिसमें कथा नींव है, जिसमें कथा मूल है, या कथा जिस साहित्य का मूल आधार है वह कथनपरक साहित्य है, और एकांकी कथनपरक साहित्य होने के नाते कथा उसका मूलाधार है, कथा वस्तु का उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ, एक बात जरूर है कि एकांकी में दीर्घ कथा नहीं होती बल्कि छोटी सी कथा होगी। सामान्यतः एक घटना या अधिक से अधिक छोटे छोटे 2-3 प्रसंग एकांकी में कथा वस्तु के रूप में लिए जा सकते हैं। इसमें भी एकांकी में व्यवहार जगत तथा समाज जीवन से कथा वस्तु को लेना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे कुछ हद तक इतिहास, पुराण, धार्मिकता आदि से भी कथा ली जा सकती है, लेकिन छोटा सा रूप होने के कारण इतिहास या पौराणिक कथाओं को छोटे से समय में व्यक्त कर पाना उतना आसान नहीं रहता, और दूसरा वहाँ पर साधनों की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं की अपेक्षा भी वर्तमान जीवन की समस्या, वर्तमान जीवन का प्रश्न, इनको अधिकांश रूप से एकांकी में कथा के रूप में लिया जाता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि एकांकी में दीर्घ कथानक या बड़ा कथानक नहीं होगा, बल्कि छोटा कथानक होगा, जिसमें किसी एक ही समग्र भाव, एक ही समग्र विचार, घटना, पक्ष या समस्या का चित्रण किया जाएगा। मतलब विविधता नहीं होगी, एक भाव, एक घटना, एक प्रसंग, एक पक्ष या एक ही समस्या का चित्रण किया जाएगा। इसमें अधिक विविधता नहीं होगी, लेकिन एक बात जरूर है, इसमें मनुष्य जीवन के आदर्श, यथार्थ या सामाजिक स्थिति, सामाजिक प्रश्न, समस्या आदि सबको कथा वस्तु के रूप में लिया जरूर जा सकता है। अब लेखक अपने उद्देश्य के अनुसार एकांकी में कथा का चयन कर सकता है और अपने उद्देश्य के अनुसार उस कथा का विस्तार भी कर सकता है। लेकिन एकांकी में जो भी कथा होगी वह मुख्य कथा ही होगी। इसमें प्रासंगिक कथाएं या दूसरी कथाओं के लिए कोई स्थान नहीं होगा, बल्कि एक ही मुख्य कथा जो एक या छोटे छोटे 2-3 घटना प्रसंगों के संबंध में होगी वही आगे चलती रहेगी। इसका तात्पर्य यह है कि एकांकी में घटनाओं का वैविध्य नहीं होगा। सामान्यतः एकांकी की कथा प्रायः एक ही उद्देश्य से संबंधित रहती है, क्योंकि एक छोटे से नाटक में एक साथ अनेक उद्देश्यों का परिपालन या परिपाक नहीं हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में एकांकी में एक ही उद्देश्य को प्रमुखता दी जाती है। कुछ हद तक इतिहास, पुराण या धार्मिकता से संबंधित कथा वस्तुओं को भी चुना जाएगा, लेकिन अधिकांशतः समाज जीवन से संबंधित कथाओं को अधिक प्रमुखता देने का काम एकांकी में होता है। एकांकी की कथा वस्तु का विकास भी एक सुव्यवस्थित पद्धति से होगा। सामान्यतः इसके कथा विकास की 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं। पहली अवस्था है विकास या प्रारंभ, पहली अवस्था है प्रारंभ, दूसरी अवस्था है नाटकीय स्थल, तीसरी अवस्था है द्वंद्व, चौथी अवस्था है चरम सीमा अर्थात क्लाइमैक्स, और 5वीं अवस्था है अंतिम परिणति। इन 5 अवस्थाओं से एकांकी की कथा का विकास होगा, जिसके कारण कथा में ज़्यादा गतिशीलता हमें देखने को मिलेगी।
जल्दी जल्दी प्रत्येक घटनाक्रम आगे बढ़ता जाएगा। हाँ, एक बात अवश्य है कि सुव्यवस्थित पद्धति से कथा का विकास होगा, और जितना सुव्यवस्थित या सुगठितता कथा वस्तु में होगी, जितनी स्वाभाविकता, मार्मिकता, सजीवता कथा वस्तु में होगी, एकांकी भी उतनी ही प्रभावी बन जाएगी। यही कारण है कि कथा वस्तु एकांकी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। एकांकी का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण। अब जैसा कि हम जानते हैं, जहां कथा है वहां पात्र आएंगे, क्योंकि पात्रों के बिना कथा तो हो नहीं सकती। लेकिन एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। सामान्यतः विषय के लिए जितने आवश्यक है उतने ही पात्रों को यहां लिया जाता है। एकांकी में अनावश्यक पात्रों के लिए कोई स्थान नहीं होता। विषय के अनुसार एक दो केंद्रीय पात्र और एक दो या दो तीन सहायक पात्र एकांकी में चुने जाते हैं। मतलब पात्रों में अधिक विविधता या व्यापकता नहीं देखने को मिलती। पात्र जीवन और जगत से संबंधित होंगे, कुछ हद तक इतिहास, पुराण या वर्तमान जगत से भी पात्रों का चयन किया जा सकता है, लेकिन वे पात्र कथा के अनुरूप होंगे। अनावश्यक पात्र या अनावश्यक चरित्रों के लिए एकांकी में कोई स्थान नहीं रहेगा, बल्कि जितने आवश्यक है उतने ही पात्रों को एकांकी में चुना जाएगा। अब ये पात्र यथार्थ, विश्वसनीय और संभाव्य होंगे। इन पात्रों का कुछ हद तक चरित्र चित्रण भी किया जाएगा, लेकिन जितनी व्यापकता, जितनी विशालता नाटक में होगी, चरित्र चित्रण की दृष्टि से उतनी विशालता एकांकी में नहीं होगी। बल्कि एकांकी में कम से कम शब्दों में पात्रों के चरित्र का अंकन होगा, क्योंकि एकांकी में एक या दो ही प्रसंग होते हैं, और केवल एक या दो प्रसंग होने के कारण पात्रों के चरित्र के अंकन को अधिक विस्तार नहीं दिया जा सकता है। पात्रों के एक दो विशेषताएं या पात्रों के एक दो गुण एकांकी में अवश्य सामने आ सकते हैं। इसके बावजूद पात्र और चरित्र चित्रण में यथार्थता, स्वाभाविकता, सजीवता, मानवीयता, मनोवैज्ञानिकता आदि गुण होना आवश्यक माना जाता है। एकांकी का तीसरा प्रमुख तत्व है कथोपकथन। कथोपकथन से तात्पर्य है संवाद, वार्तालाप, बातचीत, या इसे अंग्रेजी में डायलॉग भी कह सकते हैं। अब एकांकी में कथा का विकास, पात्रों के चरित्र का विकास या उद्देश्य को सफलतापूर्वक सामने लाना आदि सभी दृष्टियों से कथोपकथनों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कथोपकथनों के द्वारा ही रंगमंच पर कथा वस्तु विकसित होती है। कथोपकथनों के द्वारा ही पात्रों के चरित्र दर्शकों के सामने साकार हो जाते हैं, तथा कथोपकथनों के द्वारा ही नाटककार या एकांकीकार का उद्देश्य सफलता से दर्शकों तक पहुंचता है। अतः इन सभी में कथोपकथनों की भूमिका निसंदेह अत्यंत महत्वपूर्ण है। किंतु एकांकी छोटी होने के कारण इसमें बड़े लंबे या दीर्घ कथोपकथनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि छोटे से संक्षिप्त लेकिन सरस पात्रानुकूल संवादों का प्रयोग करना इसमें अत्यंत आवश्यक होता है। उसमें तर्कपूर्णता एवं स्वाभाविकता को महत्व दिया जाता है। साथ ही संवादों में एक विशिष्ट गति, लय, प्रवाह, साथ ही पाठकों को तल्लीन करने की क्षमता आदि गुणों का होना बहुत आवश्यक माना जाता है। संवाद अत्यंत स्पष्ट, सरल, मार्मिक होने चाहिए। संवादों में कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। आवश्यकतानुसार व्यंग्यात्मक शैली, स्वगत कथन, इनका प्रयोग भी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर संवाद प्रभावी, मार्मिक होने चाहिए, जो लेखक के मंतव्य को अत्यंत आसानी के साथ, सरलता के साथ दर्शकों तक ले जाए और दर्शकों को
नाटक में या एकांकी में तल्लीन कर दे, इस प्रकार के प्रभावी, स्वाभाविक, मार्मिक, सरस संवादों का प्रयोग करना एकांकी में बेहद आवश्यक माना जाता है। एकांकी का चौथा तत्व है प्रभाव ऐक्य। अब एकांकी के जो सारे प्रमुख तत्व हैं, इन सभी तत्वों को समन्वित करने वाला तत्व है प्रभाव ऐक्य। मतलब कथा, पात्र, संवाद, द्वंद्व, संघर्ष, अभिनयता, भाषा शैली, ये अलग अलग है, लेकिन इन सबको कहीं ना कहीं या कुछ हद तक एकत्र लाना, इनमें समन्वय स्थापित करना बहुत आवश्यक होता है। यह समन्वय, यह एकात्मता स्थापित करने का काम प्रभाव ऐक्य करता है। मतलब एकांकी में प्रभाव ऐक्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकांकी में एक एकात्म भाव की निर्मिति करने की दृष्टि से ये तत्व बेहद आवश्यक माना जाता है। क्योंकि अब किसी भी कथा अलग रूप से, पात्र अलग रूप से, संवाद अलग रूप से अपना प्रभाव नहीं डालते, बल्कि ये एकत्र प्रभाव डालते हैं। किसी भी एकांकी का जब दर्शक पर कोई प्रभाव पड़ेगा तो सबका समन्वित प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कि थोड़ा सा एक प्रभाव पात्रों का पड़ा, फिर थोड़ा सा संवादों का पड़ा, थोड़ा सा कथा का पड़ा, ऐसा नहीं होता। सबका समन्वित, सबका एकत्र प्रभाव जो है वह पाठक या श्रोता के मन मस्तिष्क पर या दर्शक पर पड़ता है। खास करके दृश्य विधा के अंतर्गत दर्शक पर पड़ता है और उसके मन मस्तिष्क में एक समग्र बिंब तैयार होता है। मतलब ये अलग अलग नहीं प्राप्त होते, एकत्र प्राप्त होते हैं। इसे ही प्रभाव ऐक्य कहा जाता है। और एकांकी में दर्शकों पर एक समग्र प्रभाव डालने की दृष्टि से, दर्शकों को आनंदानुभूति देने की दृष्टि से, दर्शकों को रसानुभूति दिलवाने की दृष्टि से प्रभाव ऐक्य अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसी कारण सभी विद्वान प्रभाव ऐक्य को एकांकी का एक प्रमुख तत्व मानते हैं। इसमें एक समन्वित सौंदर्य की कल्पना व्यक्त की गई है। एकांकी का पांचवा प्रमुख तत्व है द्वंद्व या संघर्ष। अब जैसे कि हम जानते हैं एकांकी की कथा छोटी है और ये कथा रंगमंच पर साकार होने वाली है। अतः जब भी कोई कथा रंगमंच पर साकार करनी है तो उसमें द्वंद्व या आपसी संघर्ष का होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यह द्वंद्व या संघर्ष जितना होगा उतनी ही जिज्ञासा और अधिक बढ़ जाती है या उतनी ही रोचकता और अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि मानसिक संघर्षों के द्वारा या पात्रों के संघर्षों के द्वारा, द्वंद्वों के द्वारा एक चित्रात्मकता निर्माण होती है। मतलब दर्शकों की आंखों में उसका एक अलग चित्र निर्माण होता है, कथा में नाटकीयता निर्माण होती है, कथा में एक जिज्ञासा निर्माण होती है और कथा के प्रति पाठकों की रोचकता और अधिक बढ़ती चली जाती है। इससे कथा तो एक विशिष्ट गति से आगे बढ़ती है, लेकिन पाठकों पर भी उसका अपेक्षित प्रभाव अवश्य पड़ता है। यही कारण है कि कथा को आकर्षक बनाने के लिए, कथा को सजीव, सार्थक, प्रभावी बनाने के लिए उसमें द्वंद्व या संघर्ष का होना नितांत जरूरी माना जाता है। और तभी कथा में एक गति निर्माण होगी, क्षिप्रता निर्माण होगी, तीव्रता निर्माण होगी, नाटकीयता निर्माण होगी। और जब ये सब कुछ होगा तब उस कथा का एक विशिष्ट प्रभाव दर्शकों पर पड़ेगा और जिस कथा का प्रभाव दर्शकों पर पड़ेगा उसके प्रति दर्शकों के मन में विश्वसनीयता निर्माण होगी। अगर कथा में संघर्ष या द्वंद्व, मानसिक प्रघात, प्रतिभात, इनका प्रयोग अधिक ना करें तो एकांकी की कथा विश्वसनीय नहीं लगेगी। एकांकी की कथा का एक विशिष्ट प्रभाव पाठकों पर नहीं पड़ पाएगा। ऐसी परिस्थिति में द्वंद्व या संघर्ष एकांकी में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी कारण अनेक विद्वानों ने द्वंद्व या संघर्ष को एकांकी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व माना है। एकांकी का छठा प्रमुख तत्व है अभिनयता। अब एकांकी, जैसे हमने पहले ही देखा कि एक दृश्य विधा है। अब कोई भी दृश्य विधा को रंगमंच पर प्रस्तुत करने में
अभिनय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होगा, क्योंकि कोई भी कथा रंगमंच पर सफलतापूर्वक तभी उपस्थित की जा सकती है या तभी प्रस्तुत की जा सकती है जब उसमें अभिनय होगा, जब उसमें अभिनयता के लिए पूरा स्थान रहेगा। और एकांकी तो छोटी रचना है, इसके बावजूद अभिनयता उसकी सफलता का मूल आधार माना जाता है। मतलब लेखक के भाव, विचार, कथा, परिस्थिति, उद्देश्य, इन सबको साकार करने का काम अभिनय करता है, क्योंकि पात्रों के संवाद, उसके द्वारा किए गए क्रियाकलाप या अभिनेताओं द्वारा किए गए क्रियाकलाप, अभिनेताओं का जितना सहज, सुंदर या सफल अभिनय होगा, एकांकी भी उतनी ही अधिक प्रभावी होगी। अब अभिनय के 4 भेद माने जाते हैं: कायिक अभिनय, वाचिक अभिनय, सात्विक अभिनय और आहार्य अभिनय। एकांकी में इन चारों ही प्रकारों के अभिनय का महत्वपूर्ण स्थान है। कायिक अभिनय के अंतर्गत अभिनेता की शारीरिक चेष्टाओं का समावेश होता है। मनुष्य रंगमंच पर या अभिनेता रंगमंच पर जो भी शारीरिक हरकतें करता है वह उसका कायिक अभिनय होती है। मनुष्य वाणी की दृष्टि से, अर्थात बोलने की दृष्टि से, बोलचाल की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से जो भी हरकतें, जो भी चेष्टाएं रंगमंच पर करता है वह वाचिक अभिनय कहलाती है। स्वेद, स्तंभ, रोमांच, वैवर्ण्य, स्वरभंग आदि जो सोच समझकर नहीं किए जा सकते, जो सत्वगुण से युक्त होते हैं, ऐसे कुछ भाव, ऐसे कुछ विशिष्ट परिस्थितियां जो अभिनय में आती है उन्हें सात्विक अभिनय कहते हैं, अर्थात इसे अयत्नज माना गया है। तो वेशभूषा, केशभूषा, बाहरी सजावट या रंगमंच की सजावट, अलंकरण आदि बातें आहार्य अभिनय के अंतर्गत आती है। इस प्रकार इन चारों ही प्रकार के अभिनय का कथा की प्रस्तुति में या कथा को रंगमंच पर साकार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अब अभिनय जितना आकर्षक होगा, जितना प्रभावी होगा या जितना सहज सुंदर अभिनय अभिनेता करेगा, दर्शकों को उतनी ही अधिक मात्रा में रस की अनुभूति होगी, उतना ही आनंद प्राप्त होगा और एकांकी भी उतनी ही सफल मानी जाएगी। अब एकांकी का अंतिम तत्व है भाषा शैली। अब जैसा कि हम जानते हैं किसी भी साहित्य में भाषा और शैली अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि भाषा ऐसा तत्व है जो साहित्य को सबसे पहले सामने ले आता है। अब जहां तक एकांकी की बात करें, एकांकी के संवाद भाषा के माध्यम से ही अभिनेताओं से पाठकों या दर्शकों तक पहुंचते हैं। मतलब अभिनेता अपने से जो संवाद बोलते हैं वे संवाद एकांकी की कथा, उद्देश्य, इनको पाठकों तक या दर्शकों तक, विशेषतः दर्शकों तक ले जाने का काम करते हैं। और अगर भाषा प्रभावी, सहज, सुंदर, सरल, सुबोध, स्पष्ट होगी तो उसका प्रभाव निसंदेह ज्यादा होगा। अगर भाषा कठिन, द्वयार्थक होगी तो ऐसी एकांकी सफल नहीं बन पाएगी, क्योंकि दर्शकों को अर्थ लगाने में मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि एकांकी प्रत्यक्ष रंगमंच पर सामने घटित हो रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई कठिन शब्द, मुश्किल शब्द आता भी है तो उसका अर्थ लगाने का अवसर दर्शकों के पास नहीं होता, उन्हें तुरंत अर्थ लगाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में कठिन शब्द या द्वयार्थक, दुर्वह शब्द एकांकी के प्रभाव को कम कर देते हैं, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर एकांकी की भाषा में चित्रात्मकता का होना या एकांकी की भाषा पात्र एवं कथा के अनुकूल होना, उसमें सरसता, सजीवता, मार्मिकता का होना बहुत आवश्यक माना जाता है। एकांकी की भाषा जितनी प्रभावी होगी, जितनी सरल होगी, जितनी सहज आकर्षक होगी, निसंदेह दर्शकों पर उसका उतना ही अधिक प्रभाव पड़ेगा और वह एकांकी उतनी ही अधिक लोकप्रिय मानी जाएगी। इसके साथ ही शैली की दृष्टि से एकांकी में अनेक शैलियों का प्रयोग किया जाता है। एकांकीकार को अपनी कथा, अपने पात्र एवं अपने उद्देश्य के अनुसार योग्य शैली का चुनाव करना चाहिए।
हाँ, एक बात अवश्य है कि शैली में नाटकीयता होना अत्यंत आवश्यक है। साथ साथ शैली के द्वारा एक विशिष्ट प्रभाव दर्शकों पर पड़ना जरूरी है। शैली के अंतर्गत भाषा का प्रयोग, पात्रों का प्रयोग, संस्कृति, वातावरण, आसपास की परिस्थिति आदि का प्रयोग, ये सारी बातें ध्यान में रखनी जरूरी होती है। भाषा और शैली जितनी अधिक प्रभावी, जितनी अधिक आकर्षक मार्ग होगी, उतने ही वह एकांकी श्रेष्ठ बन जाती है। इस प्रकार कथावस्तु, पात्र और उनका चरित्र चित्रण, कथोपकथन, प्रभावैक्य, द्वंद्व या संघर्ष, अभिनयता और भाषा शैली, ये 7 एकांकी के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। धन्यवाद।